देखिए, ये करीब 35 साल पुरानी बात हो गई। 2 नवंबर की रात को हम लोग मालदीव में माले में एक फ़िल्म देख के लौट रहे थे। वहाँ फ़िल्में दिखाई जाती हैं, हिंदुस्तानी फ़िल्में भी दिखाई जाती हैं हर शुक्रवार को, और टीवी पे भी दिखाई जाती हैं। तो वहाँ हम लोग, मुझे याद है, विनोद खन्ना की अभिनीत दयावान पिक्चर थी, जो मुंबई के किसी अंडरवर्ल्ड डॉन पे बनी हुई थी। तो वो हम देख के लौट रहे थे। मालदीव बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही शांत जगह है, तो इसलिए कोई असुरक्षा की बात नहीं थी, सुरक्षा की समस्या नहीं थी। हम लोग 9 से 12 का शो देख करके मैं और मेरे एक और मित्र लौट रहे थे। लौटे। अब क्या हुआ कि 3 नवंबर को मालदीवियन राष्ट्रपति ममून गयूम की राजकीय यात्रा होने वाली थी राजीव गांधी के निमंत्रण पर। तो जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, हमारे हाई कमिश्नर 2 दिन पहले ही चले गए थे वहाँ से, यहाँ दिल्ली आए थे, ताकि यात्रा की तैयारियाँ करना, बहुत डिस्कशन करना होता है उस सब में। तो अब वहाँ पर सिर्फ हम 3 ऑफिसर थे, एक जो शारजी अफेयर्स यानी प्रभारी राजदूत थे, और 2 हम ऑफिसर्स और 3-4 स्टाफ थे। तो हम लोग रात को लौटे, ये सोच के कि अब तो हाई कमिश्नर वहाँ गए हैं तो तैयारियाँ हो गई होंगी, कल सुबह हमें राष्ट्रपति को छोड़ने के लिए ऑफिशियली एयरपोर्ट पर जाना होगा। लौटे हम लोग, कुछ देर तक सोते रहे। उसके बाद बहुत तड़तड़ाहट की आवाज़ आई। ये लगा कि शायद वो दयावान का शूटिंग सीक्वेंस देख रहे हैं हम लोग, तभी अभी देख के लौटे हैं पिक्चर। लेकिन कुछ देर बाद, जब वो कुछ देर तक आवाज़ बंद नहीं हुई तो नींद खुल गई। फिर कुछ आवाज़ें आई तो हमें लगा कि वहाँ से, मालदीव में सारी टिन की छत होती है क्योंकि पानी का हार्वेस्ट किया जाता है रिमोट। तो हमें लगा बिल्लियाँ काफ़ी होती थी, बिल्ली कूद रही होगी। लेकिन जब कुछ देर तक नहीं वो हुआ तो 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे थे मेरे ख्याल से, हम लोग घर से बाहर निकले। तो देखा कि हम ही अकेले घर से बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि करीब करीब पूरा माले, राजधानी के जितने लोग थे, 50,000 या 80,000, वो सब सड़क पे आ गए हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी ये चीज़ सुनी ही नहीं थी। मालदीव ऐसी जगह है जहाँ उसके पहले 40 साल में कोई बंदूक से गोली ही नहीं चली थी, तो उनको पता भी नहीं था। तो वहाँ पर अब जब सब आ गए, सब परेशान, तो धीरे धीरे बात खुली कि हाँ, अटैक हुआ है, किसी ने अटैक किया है मालदीव पे और वहाँ के गवर्नमेंट को कब्जे में करने के लिए। तो कुछ देर तक तो अफरा तफरी का माहौल रहा। हम लोग तो खैर किसी तरह से सीधे एम्बेसी, वो हाई कमीशन पहुँचे, दरवाज़ा खोला गया। फिर कुछ देर बाद, करीब मेरे ख्याल से 7 बजे के करीब, हमारे ही एक सहकर्मी के पास फ़ोन आया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हम चाहते हैं कि भारत अपनी सेनाएं भेज करके हमारी मदद करे और ये जितने आतंकवादी जिन्होंने अटैक किया है उनको पकड़े, हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो अब हमारे सामने ये दुरूह स्थिति थी। एक तरह से देश जो है, देश की राजधानी कब्जे में थी। तो हमने कहा, भाई एक चीज़ तो हमें पहले ये पता करनी होगी कि ये जो है, ये जो प्रार्थना आई है, अनुरोध आया है, ये सही है या कोई फॉल्स अलार्म तो नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने एक फ़ोन कॉल के आधार पर ये मान के और आपने भारत सरकार को कह दिया कि ऐसा चाहिए, और भारत सरकार ने सेना भेज दी और वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संकट बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। क्योंकि इसको एक देश द्वारा दूसरे देश पे हमला मान लिया जाता है, और शायद हमारे पड़ोसी देश ये मान लेते हैं कि देखिए, हमने एक बहाना बना करके हमला कर दिया। बहरहाल कुछ देर बाद तो हम लोगों ने उनको कहा कि किसी तरह से आप वेरीफाई कीजिए, सत्यापित कीजिए, हम ये जानना चाहते हैं कि सही है कि नहीं है। तो उनकी ओर से ये जवाब आया कि भाई, हम पेपर पे लिख के, टाइप करके, सील करके, मोहर लगा के तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपात स्थिति है।
तो ये समस्या हो जाएगी। और वैसे भी राष्ट्रपति अपना भवन छोड़ करके, राष्ट्रपति का भवन हमारे दूतावास के ठीक सामने था, कि राष्ट्रपति अपना भवन छोड़ के कहीं दूसरी जगह सुरक्षित रहने के लिए चले गए हैं, तो हम कैसे ये करेंगे। बहरहाल उस समस्या का समाधान ये हुआ कि 2-3 बार जब उन्होंने कहा तो हमने बात कर। अब वहाँ पे बाद में जो पता लगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, हमारे सबके वहाँ उन लोगों ने गवर्नमेंट के इंस्टॉलमेंट पे कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारी सबकी फ़ोन लाइनें खुली थी। मोबाइल होता नहीं था उन दिनों, लैंडलाइन होती थी। वो खुली इसलिए थी कि बाद में पता लगा कि वो कब्जा करने के बाद टेलीफोन एक्सचेंज में भी गए, जो तहखाने में था एक जगह, और मोटा स्टील डोर था उसका। तो एक आदमी ने, जिसको कुछ अंदेशा हुआ कि ये लोग शायद कुछ लोग कब्जा करेंगे, आ रहे हैं बंदूक लेके, उसने अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उस स्टील के, इस्पात के उस दरवाजे को वो तोड़ नहीं पाए, तो टेलीफोन लाइनें यथावत चलती रही। तो हमारी ओर से फिर हाई कमीशन की ओर से हाई कमिश्नर को फ़ोन गया, क्योंकि होता यह है कि जब भी हाई कमिश्नर दिल्ली जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिल्ली का या भारत का छोड़ के जाते, ताकि किसी इमरजेंसी में उन्हें बताया जा सके, या ताकि वो किसी इमरजेंसी में हमें बताएं, या कोई और डेवलपमेंट हो, डे टू डे जो डेवलपमेंट हो वो हम बताएं उनको, ताकि उनको जानकारी है। तो जब हम लोगों ने फ़ोन किया, विदेश मंत्रालय में थे, सीधे विदेश मंत्री और वो प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और 12 बजे ये निर्णय हो गया। देखिए, 9 से 12 के बीच में 3 घंटे में, क्योंकि उसमें सिर्फ यही नहीं हुआ, ऐसे ही निर्णय नहीं होते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकट होने की संभावना थी। पहले कहते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति ने, मालदीव के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन से प्रार्थना की कि आप अपनी सेनाएं भेजिए, और ब्रिटेन ने मना कर दिया। मार्gaरेट थैचर ने कहा हम बहुत दूर हैं, हम इतना नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान से कहिए। तब चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका को बताकर, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता ना, हमारी सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने ये निर्णय किया कि अब हम सेना भेजेंगे। तो 12 बजे के करीब 4 पैराट्रूपर्स जो आगरा में तैनात हैं, उनको भेजा गया, उनको रवाना होने का आदेश दे दिया गया। 3 नेवल शिप्स को आदेश दे दिया गया। त्रिवेंद्रम में जो हमारी एयरफोर्स थी, उसको आदेश दिया गया कि आप सॉर्टी कीजिए माले की। 12 बजे दोपहर, 3 घंटे के अंदर। उधर सुबह जब लोग सड़कों पे, हम लोग निकले और सारे लोग, तो एक तमाशा जैसा नज़ारा था, क्योंकि मालिक में किसी ने 40 साल से गोली नहीं चली थी, तो किसी को पता भी नहीं, एक पूरी पीढ़ी को पता नहीं था कि बंदूक और गोली क्या होती। अब वो जो आतंकवादी थे, वो लुंगी और बनियान या लुंगी और टी शर्ट में, कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं, कोई फैटीग नहीं, कोई वैसा नहीं, कैमोफ्लेज नहीं, कोई मिलिट्री ड्रेस नहीं, लुंगी और उसमें और बंदूक लिए हुए, और इधर से उधर घूम रहे थे ग्रुप में। उनके पीछे पीछे बच्चे भी, जैसे गाँवों में बच्चे मदारी के पीछे घूमते हैं, किसी को, बच्चों को तो पता ही नहीं था बंदूक क्या है, तो वो भी उधर घूम रहे थे। और ये लोग कभी कभी रुक के एक फायर कर देते तो पब्लिक पीछे हट जाती, फिर पब्लिक उनके पीछे जमा हो जाती। तो ये नज़ारा था। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि पहले जेट्टी को कब्जे में लिया, जो बंदरगाह की जेट्टी थी। हवाई अड्डा तो 8 किलोमीटर दूर दूसरे उस पे था, आइलैंड पे, दूसरे द्वीप पे। जेट्टी को कब्जे में लिया, सरकारी दफ्तरों को कब्जे में लिया, टेलीफोन लाइन चल रही थी। तो हम हर घंटे की खबर अपने हाई कमिश्नर को हम लोग बता रहे थे। यह आदेश भी था और ज़रूरी भी था, ताकि सरकार को भी ये पता लगता रहे। तो ये सब चल रहा था कि उसी बीच करीब 12:30 बजे, अच्छा, ये रेडियो पे अनाउंस भी हो गया कि मालदीव में एक सैनिक क्रांति
तख्ता पलट की संभावना थी, जिसके लिए अब भारत ने अपनी सेनाएं भेजी। तो मालदीवियन जनता को भी थोड़ा बहुत पता लग गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जिस सड़क पे हम लोग रहते थे, जिस जगह, सड़क के ठीक पार वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का घर था। मतलब सड़क से दिखता था हमारी खिड़की से, और हम लोग खिड़की दरवाज़ा बंद किए हुए सब पड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री को मेरी आंखों के सामने घर में घुस के उन लोगों ने पैर में गोली मारी और पैर से घसीटते हुए बाहर ले गए। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था कि भाई ये है कि अगर ये चीज़ जाहिर हो गई है कि भारत की सेना आ रही है, तो हम लोग सबसे बड़े सिल्वर बुलेट या चिपिंग वो हो सकते थे, क्योंकि कोई भी अगर प्रोफेशनल आतंकवादी होता तो वो पकड़ के हम लोगों को पहले पकड़ता कि नेम प्लेट लगी हुई है, सामने सड़क के घर है, पकड़ के वो कहता सरकार से कि हमने आपके डिप्लोमेट्स को बंदी कर लिया है, अब आप नहीं आइए, नहीं तो हम इन्हें मार डालेंगे। लेकिन शायद वो इतने प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि वो उसके पीछे ये था कि एक अब्दुल लुत्फ़ी नाम का बिजनेसमैन, जो कि वहाँ एक तरह से देश बदर कर दिया गया था, श्रीलंका में था, उसकी कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए वो चाहता था कि सरकार को अपदस्थ करे। और उसने ये श्रीलंका से अरेंज किए थे कुछ, और उनको बोट से ले आया, और वो बोट पे आए और वो तुरंत जेट्टी पे चढ़ के कस्टम्स वगैरह पार करते हुए सीधे मेज़ों पर कूदते फांदते फलांगते हुए आ गए थे सुबह सुबह, आधी रात के बाद रात। तो अब ये समस्या हुई, लेकिन उन लोगों ने, जो आतंकवादी थे, जो काबिज थे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ एक भारतीय राजनयिक बैठा हुआ है, उसका घर है, उनको पूरा परिवार बंदी बना लें तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जब 12 बजे के जब ये अनाउंस हो गया कि हाँ हम सेना भेज रहे हैं, तो लोग थोड़े से खुश हुए, थोड़े से बाहर आने लगे। अब इनको भी पता लगा 1 बजे के करीब, तो ये लोग भागे। लेकिन 4 घंटे में 4 बजे से पहले पहले हमारे पैराट्रूपर्स पैरा ड्रॉपिंग करने लगे, पैराशूट से उतरने लगे। और उधर हमारी एयरफोर्स का जो त्रिवेंद्रम का स्टेशन है, एयरबेस है, त्रिवेंद्रम से सॉर्टीज़ आने लगी, मिलिट्री जहाज उड़ने लगे। तो ये परेशान हो गए। तब जब ये परेशान हो गए ये लोग, तो ये भागने की सोचे। लेकिन 4 बजे उतरते ही सबसे पहले पैराट्रूपर ने पोर्ट पे कब्जा किया, जेट्टी पे कब्जा किया, सरकारी भवनों को सुरक्षित किया। और इसी बीच नेवी की शिप भी धीरे धीरे पहुंची, तो नेवी ने अपनी स्पीड बोट से उनको पीछा करना शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स भी आए, एयर सॉर्टीज़ भी आई, प्रेसिडेंट ममून अब्दुल गयूम सुरक्षित हो गए। अब असली समस्या हम लोगों की तब शुरू हुई जब हमारी सेनाएं वहाँ पहुँची। लोग बड़े खुश थे, लोग बहुत ही खुश थे कि मतलब हिंदुस्तान ने, ये भारत ने उनके लिए इतना समय पर मदद की, और बड़े नारे लग रहे थे वगैरह वगैरह, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही शांतिप्रिय देश है और वहाँ पर ऐसा होना असंभव ही था, सोचा भी अकल्पनीय था। तो यहाँ तक हुआ कि वहाँ कुछ दुकानें थीं जो इंडियंस की थी, उन्होंने ड्यूटी फ्री शॉप थी खोल दी कि ठीक है, अब जो भी मिलिट्री के और उनके आए हैं या और भी हैं वो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब मिलिट्री वहाँ पहुँची। हम लोग एक दिन एक रात तो जगे ही थे, और फिर हमारे हाई कमिश्नर साहब पहुँचे दिल्ली से आर्मी के उसके एयरफोर्स के प्लेन में, और उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई, क्योंकि 3 दिन से वो घर नहीं 2 दिन से जा पाए थे। तो वो पहुँचे, उसके बाद से फिर मैं और मेरे सहकर्मी भी 3 दिन शायद नहीं सो पाए, क्योंकि अब जब आर्मी आई और फिर 24 घंटे में उन्होंने सब लोगों को फिश आउट कर लिया, सब लोगों को पकड़ लिया और उनको मालदीवियन सरकार को सौंप दिया। लेकिन जब आर्मी आई, अब
वहाँ पर 1200 लोग आए और उनकी पहली मांग थी हमसे, हमें पीने का पानी, ब्रेड, स्टेशनरी। पूरे माले में 1200 लोगों के लिए पीने के पानी का कहीं इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि सब हर एक घर में हम लोग क्या करते थे, बारिश का पानी नलों से नीचे कुएं में जाता था पाइप से, और फिर उसको ऊपर मोटर से उठा करके उसको उबालते थे, छानते थे और तब पीते थे फिल्टर से। तो ये तो इंडिविजुअल घरों के लिए था, लेकिन अब 1200 लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, जिसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला वाली बात, इसके ऊपर ये भी कि एयरफोर्स के भी आ रहे थे लोग, नेवी के लोग, आज नेवी के 3 जहाज आ चुके। अब ये हुआ कि पानी नहीं है, तो लिटरली नेवी का एक जहाज वापस गया भारत, वहाँ से पानी के टैंकर्स भर भर के ले आया, तब हमारे मिलिट्री को सप्लाई, वहाँ से ब्रेड आई, भारत से ब्रेड आई, क्योंकि उस समय मालदीव में स्थिति ये थी कि ब्रेड बहुत कम मिलती थी, शायद मिलती ही नहीं थी, आटा होता नहीं था वहाँ, तो सिर्फ टूना फिश और नारियल। हम लोग भी आटा, दाल, चावल, सब्जियां हरी हम लोग त्रिवेंद्रम से 15 दिन पे इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से मंगाते थे अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये बड़ी समस्या हुई, न उनके लिए ब्रेड, न उनके लिए बटर, न उनके लिए पानी, न उनके लिए स्टेशनरी, सारा कुछ वहाँ से आया। बहरहाल इंडियन आर्म फोर्सेस वहाँ मेरे ख्याल से करीब 15-20 दिन रहे, और 3 दिन तो हम लोग सो नहीं पाए थे। उसके बाद थोड़ा सा जुबिलिएशन का, मतलब हर्षोल्लास का माहौल रहा, और तभी हमने, मुझे जाना था, मुझे दिसंबर में ही जाना था, छुट्टी पर भारत आना था। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि जब ये हमारे सामने, आंखों के सामने हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने परिवार को तो खबर कर दी जाए। बड़े मुश्किल से फ़ोन करके परिवार में बताया कि हम, बस इतना ही बताया कि आप चिंता न कीजिए, हम लोग ठीक ठाक। परिवार वाले परेशान कि बिना किसी बात के क्यों फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं, चिंता न कीजिए, क्योंकि तब तक तो पब्लिक हुई नहीं थी बात। दूसरे दिन जब पूरी जनता को भारत में पता लगा, तब मेरे पास फ़ोन आया मेरे भाई का कि क्या बात है, आप लोग ठीक तो हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है वहाँ ऐसा? उन्होंने कहा नहीं, अभी गड़बड़ी नहीं है, अब ठीक है, इसीलिए हमने किया था। तो ये चीज़, और उस वक्त देखिए वहाँ पर हम लोग कुल करीब 40 हिंदुस्तानी थे, हाई कमीशन की स्ट्रेंथ मिला करके 25 हम लोग थे, 15 और हिंदुस्तानी थे, जिसमें एक म्यूज़िक के टीचर थे, 3 नर्सें थीं, एक स्विमिंग टीचर थे, एक बैडमिंटन के थे, एक और किसी चीज़ के कोच थे, ऐसे ही, ज़्यादा नहीं थे। मालदीव में उस वक्त से और आगे मालदीव में भारत की इज्जत बहुत बढ़ी। और उस वक्त आपको मैं बता दूं कि उस वक्त सिर्फ 3 देशों के दूतावास माले में थे, जिसमें एक श्रीलंका सबसे पुराना, क्योंकि ज्योग्राफिकली सबसे नज़दीक, 2 भारत और तीसरा पाकिस्तान। बाकी किसी देश का दूतावास नहीं था। बाकी देशों के दूतावास या तो भारत में अपने दूतावास के थ्रू करते थे काम, और या तो सिंगापुर। नहीं, पाकिस्तान तो इस काबिल ही नहीं था कि मदद वहाँ करता। और वो लोग भी, मैं बताऊं कि वो लोग मालदीवियन जो हैं, वो हृदय से, भारत के हृदय से, ज्योग्राफी से, हृदय से, भूगोल से, हृदय से और इतिहास से भारत के बहुत नज़दीक हैं। उनकी जो दिवेही भाषा है वो आधी संस्कृत, आधी अरबिक और आधी मलयालम से मिली हुई है, और उनकी भाषा उर्दू की तरह, अरबी की तरह लिखी जाती दाहिने से बाएं, लेकिन हिज्जे नहीं होते, उसमें लाइनें और गोले बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो इतने, मतलब वो काफ़ी लिबरल है, काफ़ी उदार दृष्टिकोण उनका था। यहाँ तक उदार था कि वहाँ की लड़कियाँ स्कर्ट पहनती थी, और जो फैशन मुंबई में चलता था वो तीसरे चौथे दिन माले में पहुँच जाता था। ये देखिए
इतने दिनों के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे भारतीयों की भी संख्या बढ़ने लगी और लोगों की भी संख्या बढ़ने लगी और चीन की दृष्टि मालदीव पे गई, जो कि बहुत ही सामरिक दृष्टि से चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन का इरादा भारत को चारों ओर घेरने का था, जिसको उसने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की रेखा। कि देखिए वो चाहते थे म्यांमार, फिर उधर श्रीलंका, फिर पश्चिम की ओर मालदीव, पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर पाकिस्तान। ऐसे वो भारत को घेरना चाहते थे। तभी से उनकी ये विदेश नीति थी, और ये इसीलिए चाहते थे कि मालदीव जो है रणनीतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, कि पूरे अरब सागर को कंट्रोल करने की बात थी, ताकि भारत को एक तरह से असहज कर सके। और इसी के तहत उन्होंने कार्य किया। उसके बाद धीरे धीरे मालदीव को उन्होंने सहायता देनी प्रदान की। पाकिस्तान के जरिए वहाँ मालदीव के उत्तरी आइलैंड्स में कुछ मुस्लिम आतंकवादी संगठन भी पैदा हो गए। तो ये चीन की नीति रही है कि चीन पैसा फेंकता है, और उसके बाद पैसे की ज़रूरत होती तो चीन पैसा फेंकता और कहता चलिए ये प्रोजेक्ट हम करेंगे, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जब दस्तखत हो जाते तब टर्म्स एंड कंडीशन वो होती है, और चीन चूसता है उनको पैसे के बल पे, जिसको डेट ट्रैप कहा जाता है, कर्ज का मकड़ जाल। तो ये चीन करता। अभी देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी देश की विदेश नीति हमेशा एक तरह स्थिर नहीं रहती, और जैसे कहते हैं कि कूटनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये बदलता रहता है। इस पर कि आपके फ़ायदे किससे हैं। अभी पिछले जो राष्ट्रपति थे वो काफ़ी प्रो इंडिया थे, उसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो प्रो चाइना थे, अब जो राष्ट्रपति हैं वो भी उसी पार्टी के हैं, तो वो प्रो चाइना हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही उनके था कि क्विट इंडिया बाहर जाओ हमारे देश से, कि भारत की सेना बाहर जाए। सेना के नाम पे हमारे कुल 72 लोग हैं वहाँ थे, और जो कि हमने 3 हेलीकॉप्टर उनको दिया था गिफ्ट में, हेलीकॉप्टर को चलाना और उसका प्रशिक्षण देना, यही हम कर रहे थे। कोई हमारे पास कोई बटालियन या कोई ब्रिगेड वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ये तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि चीन उधर आए। तो अब धीरे धीरे उनको ये मौका मिला है, लेकिन अभी परेशानी है उनकी। तो अब यह है कि भारत और मालदीव के संबंध, या भारत के किसी भी देश के साथ संबंध पड़ोसियों के साथ घटते बढ़ते रहेंगे। और इसलिए भी कि आप कहें कि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश पूरे इस खित्ते में, पूरे दक्षिण एशिया में भारत भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा देश है। तो जैसे बड़े भाई छोटे भाई के बीच में, बड़े पट्टीदार छोटे भाई छोटे पट्टीदार के बीच में होती, छोटा कहता है ये दादागिरी दिखा रहे हैं, ये बड़े भाई होने का वो कर रहे हैं। तो वो लोग छोटे देश अपने स्वार्थ के लिए ये नारा लगाते हैं। तो वो पाकिस्तान भी लगाता रहा है, मालदीव भी लगाता रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये है कि अब इनको भी समझ में आ गया है कि मालदीव को भी, कि बिना भारत के साथ संबंध बनाए उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि भारत जो है इस पूरी क्षेत्र में, जिसको कहते हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सुरक्षा प्रदाता है। भारत की 7,500 किलोमीटर की जो सीमा है, जल सीमा, एक और अरब सागर और दूसरे और हिंद महासागर का, और प्रशांत से जहाँ तक मिलता है मलाक्का स्ट्रेट तक सब। तो इसलिए भारत बहुत ही भू रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही सक्षम है यहाँ पर, उसकी बहुत महत्ता है।